नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात होगी ईवीएम की। जी हां, वही ईवीएम जिसके जरिए हम वोट डालते हैं और वही वोट काउंट होकर इस देश में या फिर प्रदेश में सरकारें बनती हैं। उस पर अब सवाल ये उठ गया है कि अगर आपने ईवीएम को लेकर सवाल उठाया और आप गलत साबित हो गए तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसे अपराध ना माना जाए। कोई भी व्यक्ति अगर उसको लगता है कि उसने जहां वोट डाला वो वोट वहां नहीं पहुंचा और उस पर सवाल उठा दिया तो उसे अपराध ना माना जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, आज जानने की कोशिश करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, ये क्या है पूरी कहानी? ईवीएम को लेकर फिर से हलचल होने लगी है। देखिए, दुनिया के करीब 120 देशों में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती है और वहाँ वोट पड़ते हैं और फिर जो इलेक्शन में जीतता है वो सरकार बनाता है। ऐसे 120 देश हैं, लेकिन केवल 25 देश ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। भारत भी उसमें से एक है। अभी तक जो कानून है उसके अनुसार एक ये स्थिति है कि अगर कोई व्यक्ति वोटिंग करता है और उसमें उसको शक होता है कि ये वोट हमारा कहीं गलत चला गया है, तो उसे अधिकार है कि वो एक फॉर्म 17A होता है उसे भरे और डिमांड करे कि मेरे वोट को वेरीफाई किया जाए कि मैंने वोट जहां डाला था वहां वोट पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो उसे ये अधिकार मिला हुआ है, वो कर सकता है, वो करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो उसका दावा है वो गलत पाया जाता है तो फिर इंडियन पीनल कोड सेक्शन 177 और एक सेक्शन 49MA है कोड ऑफ इलेक्शन रूल्स, इन दोनों के तहत अगर ये पाया जाता है कि उसकी शिकायत गलत थी तो फिर उसे फाइन और 6 महीने का कैद दोनों हो सकता है। 6 महीने का सजा और 1000 रुपए का फाइन। तो अब आप अगर ये कर देंगे तो मुझे शक होगा, तो मैं सोचूंगा अब जो हुआ वो हुआ, अब मैं क्यों इस पचड़े में पड़ूं। तो इस तरह से वो जो राइट टू वोट है वो तो आपका एक तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। आप अगर प्रश्न ही नहीं खड़ा करते हैं तो कुछ एजेंसीज हैं, तो उन्होंने ये केस याचिका पहले मुंबई हाई कोर्ट में ये मामला आया था और वहाँ सुना गया था और अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दायर हुआ है और याचिका जो है उसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई है। और इस पूरे मामले को डीक्रिमिनलाइज किया जाए, मतलब है कि अगर मैं गलत भी हो गया, मैंने सवाल रेज किया तो मैं गलत भी अगर हो गया तो मुझे ये सजा और ये फाइन मुझ पर न लगाया जाए। ऐसे में तो फिर मैं सवाल ही नहीं उठाऊंगा। तो इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। इस देश में इतना हंगामा ईवीएम को लेकर हुआ है और अभी भी होता ही रहता है जब चुनाव होते हैं। अगर सज़ा या जुर्माने का प्रावधान नहीं होगा तो हर व्यक्ति कह देगा नहीं मेरा गलत जगह वोट पड़ा, या फिर राजनीतिक दल से प्रेरित कुछ लोग होंगे, वो तो 10-15 लोगों ने अगर कह दिया कि हमें फिर से चेक करिए, वेरीफाई करिए, तो बड़ा इसी काम में लगे रहेंगे, फिर तो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। अब इस मैटर को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा आबादी वाला हमारा देश है। अब तो चाइना में भी घटने लगी आबादी, और हमारे यहाँ वोटर संख्या 18 वर्ष की उम्र से ही लोग वोट देते हैं यहाँ, तो बहुत वोटर हैं। और शायद इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो आप कह रहे हैं ये कानून लाया गया था। पर चुनाव की जो प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया में ट्रस्ट का, विश्वास का बहुत बड़ा एक रोल होता है, उसकी भूमिका बहुत ज़बरदस्त है। तो कोई एक व्यक्ति या कोई 1000 व्यक्ति या 1,00,000 व्यक्ति अगर कहता है और उसके शंका समाधान को हम नहीं करते हैं तो फिर हमारी प्रक्रिया विशेष पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो चाहे कितने भी लोग कहें, आर्ग्यूमेंट तो यही कहता है कि फिर उनके शंका समाधान को देखना पड़ेगा। हाँ, कोई अगर मान लीजिए कि एक राजनीतिक पर्पस है उसके पीछे कि भाई कोई परेशान करना चाहता है अपनी प्रतिद्वंदी को और इसीलिए वो बार बार अपने लोगों से सवाल खड़े करवा रहा है, तो ऐसी अगर मंशा सामने आती है तो फिर उसका सेफगार्ड होना चाहिए। संभवतः सुप्रीम कोर्ट में इस पर जब जिरह और बहस होगी
तो ये पक्ष भी सामने आएगा। पर देखिए ईवीएम को लेकर के अब तो आरवीएम की भी बात हो रही है, रिमोट वोटिंग मशीन की बात हो रही है, पर ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं विवादों का एक यूं कहेंगे लिस्ट है, एक लंबी फहरिस्त है। और समय समय पर सभी दलों ने, जो लोग विपक्ष में रहे हैं, उन लोगों ने प्रश्न खड़े किए हैं। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी 2009 में सवाल खड़े कर रही थी और आडवाणी जी उस वक्त ये बात कह रहे थे कि साहब बैलेट पेपर वापस ले आइए। उस वक्त कांग्रेस खामोश थी। 2019 के चुनाव के बाद राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें पूछा गया कि ईवीएम, तो उन्होंने कहा नहीं वो सवाल तो जिंदा है, अब विश्वसनीयता का सवाल। तो जो भी व्यक्ति विपक्ष में चला जाता है उसको शिकायत होती है ईवीएम से। और ये जो विश्वसनीयता का सवाल है, इस पर कई दफे प्रश्न उठाए गए, कई दफे हैक होता है ईवीएम, कैसे हैक होता है इलेक्शन कमीशन ने पूछा, आप हैक करके दिखाएं, लोग पीछे हट गए। तो ये बहस तो चल रही है, लेकिन साथ साथ जब तक ये विश्वास पूरी तरह से कायम नहीं हो जाता है तब तक इस तरह की रोक नहीं होनी चाहिए कि भाई अगर आप शिकायत करते हैं तो आपको जुर्माना हो जाएगा या सजा हो जाएगी। नहीं, तो ईवीएम को लेकर अगर ये महसूस हो रहा है हर किसी को कि विपक्ष में बैठा ही व्यक्ति वो सवाल उठा देता है इस पे, क्योंकि वो हार जाता है, उसको लगता है हमारे हारने की वजह ये है, तो फिर विपक्षी पार्टियां भी तो जब राज्यों में इलेक्शंस जीतती हैं तो उस पर सवाल नहीं उठाती। तो ये एक तरह से राजनीतिक तौर पर प्रोपोगेंडा क्रिएट किया जाता है, इस बात को तो मान लिया जाए साफ तौर से ईवीएम को लेकर। क्योंकि जब आपसे कहा गया कि आइए हैक करके दिखाइए, तब तो आप कोई आया नहीं, आपके पास कौन सी टेक्निक है, आप कहाँ से टेक्निक सीख के आए हैं बताइए, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें शक है। तो क्या सिर्फ इस बिना पे कि आपको शक है हम ईवीएम हटा देंगे क्या? देखिए, ईवीएम के प्रश्न को आपको पूरे कंटेक्स्ट में समझना होगा। ईवीएम कोई दूसरे देश का आविष्कार नहीं है, बहुत लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी। ईवीएम हमारे देश का आविष्कार है और ये 1980 के दशक में 1980 में ही कह लीजिए कि एमवी हनाफी करके थे, उन्होंने ये एक मशीन इजाद किया था और इसका नाम उस वक्त पड़ा था वोट काउंटिंग मशीन। और सन 89 से 89 से हमारे देश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। हमारे देश में इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उसने बनाना शुरू किया, बेंगलुरु की कंपनी है। और उसके बाद एक दूसरी कंपनी, सरकारी कंपनी है जो कि जुड़ी, ECIL कहते हैं, इंजीनियर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी सरकारी कंपनी है। दोनों कंपनियां मिलकर के ही आज की तारीख में बनाती हैं वोटिंग मशीनें। सबसे पहले इसका इस्तेमाल 1998 में 98 में कुछ उपचुनाव हुए थे, वहां किया गया था और रेगुलर तरीके से इसका इस्तेमाल 2004 में शुरू होता है, जब अटल जी की सरकार थी। उन्हीं के दौर में ये आया और वो इलेक्शन यूपीए जीती थी। सोचिए कि एनडीए की सरकार थी, उसने इंट्रोड्यूस किया और यूपीए की सरकार बनी 2004 में। तो विश्वसनीयता और अविश्वास का जो प्रश्न है शायद 2004 में नहीं था, क्योंकि एनडीए की सरकार ने लाया मशीन को, यूपीए की सरकार बन गई। 2009 में जब चुनाव हुए तो उस वक्त जैसे ही नतीजे आए और फिर से यूपीए की सरकार बन गई तो आडवाणी जी ने प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि ये ईवीएम जो है इसे हटा देना चाहिए। खासतौर पर उन्होंने महाराष्ट्र और 4 राज्यों का नाम लिया था कि इन जगहों पर तो बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें थी इन जगहों पर। और कहा कि देखिए साहब, आप तब तक बैलेट लाइए वापस से जब तक कि ये शंका समाधान नहीं हो जाता है। लेकिन उसके बाद बात आई गई होगी। ये बहस फिर से तब उठी जब 2017 में चुनाव हुए। 2017 के चुनाव 403 सीट उत्तर प्रदेश में से 325 सीटें योगी आदित्यनाथ की सरकार बाद में बनी और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और तब से सबसे पहले आपको याद होगा बीएसपी ने उठाया इस सवाल को
और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन किया, कांग्रेस ने भी समर्थन किया, आम आदमी पार्टी ने भी बाद में समर्थन किया। पंजाब के चुनाव में वो अच्छा नहीं कर पाई थी और गोवा में उसका खाता नहीं खुला था। पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ, इस बार तो पंजाब के चुनाव जीत गए और गोवा में खाता भी खुला। इस बार नहीं कह रहे हैं कुछ तो लेकिन पिछली दफा उन्होंने बहुत कहा था इस बार, और तब से ये बहस जहां जहां हार होती है तो वहां वहां। अब इस सिस्टम की आप तुलना कर ले उस सिस्टम से जब बैलेट पेपर हुआ करते थे। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा हिमांशु कि जब बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ करता था तो बूथ कैप्चरिंग हुआ करता था कि बाहुबली पहुंच गए और बंदूकें लेकर के, और मुझे एक बहुत पुरानी अखबार की तस्वीर बहुत धुंधली सी याद है कि एक लड़का एक कमरे में बैठा हुआ है और उसके आसपास मतपत्र बिखरे पड़े हैं और वो बड़ी तन्मयता से मोहर मारे चला जा रहा है बैलेट पेपर्स पर। बक्से भर दिए, फिर बक्से चले गए गिनती के लिए। तो वो एक स्थिति जहां बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, क्या वो लेकर के आती थी सही जो रिजल्ट्स हैं उसको, या फिर ये लेकर के आती है हम बैलेट पेपर पर जाते हैं तो बैलेट कितना सही था। तो ये प्रश्न तमाम चीजें हैं। ट्रस्ट उस पर नहीं था या उससे एफिशिएंसी को घाटा हो रहा था। 4-5 दिन लग जाते थे काउंटिंग में। बैलेट मत पत्रों को आप गिनती करें तो अभी तो तुरंत होता है ये, लेकिन फिर भी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो विश्वास का एलिमेंट है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, और इसमें जाहिर है अदालतों की बहुत बड़ी भूमिका है। कांग्रेस को अभी भी विश्वास नहीं है क्योंकि ईवीएम के बाद आरवीएम को भी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। सबसे पहले कांग्रेस ही विरोध करी। दिग्विजय सिंह ही बता रहे हैं कि इस पर हम भरोसा कैसे करें, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, पर वो लॉजिक तो स्पष्ट है कि जब तक ईवीएम पर ही आप पक्का नहीं हो जाते हैं। अब देखिए कि कई चुनाव हो गए, 2004 का चुनाव, 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, और बीच में सारे के सारे असेंबली इलेक्शन हमने कोई भी बैलेट से नहीं करवाया है 2004 के बाद। तो इतने चुनाव के बाद भी अगर विश्वसनीयता का प्रश्न ईवीएम पे ही खड़ा है तो फिर आरवीएम की तो बात बाद में आती है। तो बताइए, इतने साल हो गए, ईवीएम पे सवाल भी उठते रहे, लेकिन ईवीएम को कोई हैक करके दिखा पाए ये भी नहीं है। तो ये राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं है तो क्या है, क्या समझा जाए? अब देखिए, ये प्रश्न तो हमारे दर्शक भी उठाते हैं कई बार, उनके दिमाग में भी आता है। अब समझना पड़ेगा कि कैसे संभव है और कैसे संभव नहीं है, दोनों चीजें हैं। एक वोटिंग मशीन होता है जो कि जिसमें आप ईवीएम जो बनता है तो एक लंबा सा ऐसा मशीन होता है जिस पर 16 खांचे होते हैं। एक मशीन में 16 खांचे होते हैं, और एक कंट्रोल यूनिट होता है जो कि मतदान अधिकारी के पास होता है। आप वोट करने जाते हैं, अगर मान लीजिए कि उसमें 16 नाम है और मान लीजिए कि अगर 16 से ज्यादा है नाम, तो दूसरा मशीन बगल में रख दिया जाता है और एक तार से कनेक्ट होता है वो। तीसरा मशीन भी रखा जा सकता है और चौथा भी रखा जा सकता है। मतलब एक ईवीएम जो होता है वो 4 मशीनें सपोर्ट कर सकता है, यानी कि 64 नाम, 16 चौका 64 नाम आ सकते हैं। तो आप जाते हैं और आप वोट मारते हैं वो नीली वाली बटन पे अपनी चॉइस के कैंडिडेट और उसके चुनाव चिन्ह के ऊपर। उसके बाद वो मशीन जो होता है वो बंद हो जाता है। वो मशीन जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो वो मशीन बंद हो जाती है, और वो कंट्रोलिंग यूनिट को जो कंट्रोल कर रहा है मतदान अधिकारी, ये चारों मशीन उससे जुड़ी हुई है। एक वायर होती है और वो कंट्रोल यूनिट को लेकर के बैठा हुआ होता है। एक बैटरी कंट्रोल यूनिट में लगी रहती है, एक बैटरी वोटिंग मशीन में लगी हुई होती है। यानी कि 3 चीजें होती हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक वोटिंग मशीन होती है और 2 बैटरीज होती हैं। इतनी चीजें होती हैं। आप जैसे ही वोट मारते हैं मशीन बंद हो जाती है, फिर उस व्यक्ति को जो कंट्रोल कर रहा है उसे फिर से मशीन ऑन करना पड़ेगा, फिर मैं जाऊंगा दूसरे के लिए फिर वो ऑन होता है, तभी जाके मैं वोट दे पाऊंगा। जैसे ही मैं वोट अपना देता हूं फिर मशीन बंद हो जाती है, फिर उसे ऑन करना पड़ता है। तो यही तर्क है कि ये स्टैंडअलोन मशीन है, एक ऐसी मशीन नहीं है कि कोई इसको बाहर से कंट्रोल कर सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि अगर इसने कोई छेड़छाड़ किया तो ये अपने आप बंद हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि अगर ये फाइनली शट डाउन हो गई शाम को 5 बजे जब वोटिंग खत्म हुआ, तो फाइनली शट डाउन किया जाता है, तो फिर ये ऑन नहीं होगी।
एक बार जब उसको फाइनली शट डाउन किया गया तो फिर ये दोबारा ऑन नहीं होगी। और उसके बाद सभी इलेक्शन एजेंट्स के सामने में उसे सील किया जाता है, और सील करने का जो कागज होता है वो वही कागज होता है जिससे नोट बनते हैं, यानी कि वो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से ही आता है। वो उसको लगा के उसके ऊपर वैक्स लाह लगाया जाता है और फिर उसको सील किया जाता है, और फिर उन बक्सों को वैसी सुरक्षा जैसे कि किसी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा होती है, उस सुरक्षा में काउंटिंग सेंटर तक ले जाया जाता है। और वहां आपने देखा होगा कि जब तक मतगणना नहीं हो जाती है, तमाम दलों के लोग बाहर बैठे हुए होते हैं, वो अपने बिस्तर लगा लेते हैं और जितने दिन भी वहां रहता है उसकी सुरक्षा करते हैं। तो चुनाव आयोग यही बार बार प्रश्न कर रहा है कि जब हमने आपकी हर शिकायत के साथ जो सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था है उसको और पुख्ता कर दिया है। हमने ये भी कहा है आपसे कि हैकाथॉन हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप आइए और हैक करिए। किसी भी दल ने वो चुनौती नहीं ली। मुझे याद है एक वाकया, सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो उन्होंने दिल्ली असेंबली में मशीन को हैक कर दिया, वहां रखा और दिल्ली असेंबली के सत्र में। पर उन्हीं को जब बुलाया गया कि आप आ जाइए और हैक करिए, तो फिर वहां पर इलेक्शन कमीशन में वो हैक नहीं कर पाए। तो ये समझ नहीं बात आती है कि ये जीतने वाला क्यों शिकायत नहीं करता है, हारने वाला ही बार बार क्यों शिकायत करता है, जो कम से हारता है वो कम शिकायत क्यों करता है, जो ज्यादा से हारता है वो ज्यादा शिकायत क्यों करता है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक दल इस लॉजिक को अपने वोटरों का विश्वास बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि मुझे वो दौर याद है कि बाहुबली किस तरह से लूट लिया करते थे पोलिंग बूथ्स को, और इतनी सेना और सिपाही कभी नहीं हो सकती है कि आप हर जगह वो खड़ा कर ले, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती थी और लोगों का मत जो है वो बेकार हो जाता था। आज 18 लाख हमारे पास वोटिंग मशीन्स हैं और हर बार उसकी चेकिंग होती है बाकायदा, और फिर जाके पर गड़बड़ियां तब भी हो सकती हैं, इस बात को मानना पड़ेगा, गड़बड़ियां हो सकती हैं। अब एक होता है इंटेंशनल गड़बड़ी, जानबूझ की जा रही है गड़बड़ी, और एक होता है कि अनायास हो गया। देखिए ये फोन भी खराब हो सकता है या कोई कैलकुलेटर भी खराब हो सकता है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि टेस्ट कराने वक्त ही गड़बड़ी पाई गई है। कुछ लोग तो तर्क देते हैं जब पेगासस जैसी चीज़ें आ सकती हैं इस देश के अंदर और आप बैठे हैं और कहीं पे भी कुछ ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, कुछ देखा भी जा सकता है, ऐसे अगर सॉफ्टवेयर हैं तो ईवीएम को क्यों नहीं हैक किया जा सकता? ये कौन सा तर्क है? अब इसे तो कोई साइंटिस्ट आकर के प्रूव करे। मतलब एक तो हो गया कि हम कयासों में बात जा रहा है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पॉसिबल भी है, पर क्या इस पैमाने पर पॉसिबल है? देखिए पॉसिबल हम इसे इस तरह से मानते हैं कि कोई भी इलेक्शन आजकल मैं देख रहा हूं, आपने भी देखा इलेक्शन हिमाचल प्रदेश के 1% पे हार या जीत हुई। गुजरात जैसे चुनाव अमूमन होते नहीं हैं, तो एक एक वोट का वैल्यू है, और जब डिफरेंसेस कम होती हैं वोटिंग परसेंटेजेस में, तो इस तरह का एक चिंता या इस तरह की जो झुंझुलाहट है ये होना लाजमी है। उसका एक ही उपाय है कि कोई व्यक्ति सामने आए, वो बाकायदा उस वोटिंग मशीन को चुनाव आयोग से ले और उसे वहीं पे प्रूव करे कि ये हैकेबल है, या 10-15 मशीनें ले रैंडम तरीके से उसको हैकेबल है ये प्रूव करे। क्योंकि आम जनता जो है ना, उसके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। वो वोटर है, उसका वोटिंग प्रोसेस में अगर विश्वास नहीं रहेगा तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जानी है। और इसीलिए आप जो रिमोट वोटिंग मशीन लेकर के आए उस पर तमाम प्रश्न हो गए। मैंने उस मीटिंग को कवर किया तो नेता निकल करके यही कह रहे थे कि साहब जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पहले हमारा कॉन्फिडेंस उस पर तो आप जमाओ। आप ये प्रवासियों के लिए नया वोटिंग मशीन लेकर के आ गए हैं कि कोई व्यक्ति अगर लखनऊ का है और मुंबई में रहता है तो वो वोट दे लेगा। अरे उसके पास पहले विश्वास होनी चाहिए ना चीजों पर। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि विश्वास होनी चाहिए और विश्वास हिलना नहीं चाहिए। तो ऐसे में ये सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है ये बहुत सही है, ये उसी दिशा में है, विश्वास को जमाने की दिशा में ये है कि अगर मेरे जहन में कोई प्रश्न आ जाता है, मुझे शक हो जाता है, तो मैं क्वेश्चन करूंगा
कि साहब आप मेरा देखो, देखिए वीवीपैट तो आया है ना, उसी चीज को दुरुस्त करने के लिए आया है, मेरे शक को दूर करने के लिए आया है। मैं पर्ची में देख लेता हूं, हाँ मैंने अमुक पार्टी को मारा, अमुक पार्टी को पर्ची गिरा, वो पर्ची वहीं रह जाता है। बाद में मिलान भी हो सकता है, जब अगर कोई डिमांड करती है पार्टी तो मिलान भी होता है। तो ये सब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए हो रही हैं। उसी प्रकार अगर सुप्रीम कोर्ट का ये आने वाले दिनों में अगर ये रूलिंग आ जाता है कि शक करना और शक में गलत पाया जाना का मतलब ये नहीं कि आपको जुर्माना या सजा होगी, तो फिर और भी ज्यादा मैं विश्वास मेरे अंदर जमेगा। मसला विश्वास जमाने का है। और जिन लोगों ने वो दौर नहीं देखा है उन्हें शायद लगता है कि बैलेट पेपर जो है वो समस्याओं का निदान है, पर हमारे देश के लिए निदान है क्या, यह अलग एक प्रश्न है हिमांशु। इतना लंबी बहस है, इतना बड़ा देश, इतने लोग। नेदरलैंड्स में ये संभव हुआ, वो पहले वोटिंग मशीन पे गए, वोटिंग मशीन पे वो उन्हें शक हुआ, वो वापस बैलेट पे आ गए। पर नेदरलैंड को आप सोचिए और भारत को सोचिए, हमारे यहाँ हर साल करीब प्रैक्टिकली हर तीसरे चौथे महीने चुनाव होते हैं और हमारे यहाँ वोटरों की संख्या जो है वो 70-80 करोड़ के आसपास या उससे भी ज्यादा है। तो इतने वोट और हर 5 साल पे चुनाव। यही तो आरवीएम जब लाया जा रहा है, एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि 30 करोड़ वोटर जो अलग अलग जगहों पर हैं वो अगर जुड़ जाएंगे तो जिसके साथ भी ये वोटर जुड़ जाएंगे, आधे भी वोटर जुड़ जाएंगे तो बहुत कुछ बदलाव कर देंगे। बहुत कुछ बदल जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप आरवीएम तो और भी रिमोट वोटिंग है। आप पहले जो प्रत्यक्ष वोटिंग हो रही है, सामने में वोटिंग हो रही है, सामने में वोट मार रहा हूं और मुझे लग जा रहा है कि ये फलां को चला गया, मैंने तो फलां को दिया था। तो पहले ये सवाल तो निर्णित हो पहले, अब वो भी नहीं रहा है। अब तो ये इन्हें लगता है कि मैंने जो वोट दिया मुझे दिखा भी कि मैंने फलां को दिया था, लेकिन कुछ खेल हो गया, ऐसी इसीलिए जीत हो गई। तो ये तो इल्यूजन वाली कुछ चीजें नहीं होगी। नेता जानते हैं, देखिए वो बोल देते हैं। देखिए जनता बहुत भोली है, जो हारने वाला नेता होता है वो अच्छी तरह से इस बात को जानता है। मुझे याद है कई नेता जब हारने के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, वो शुरुआत में ईवीएम पे नहीं बोलते हैं, बाद में कोई रिपोर्टर उनसे पूछता है और ईवीएम के बारे में, तब बोलते हैं हाँ और ईवीएम का भी प्रश्न है। तो वो अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि अपने वोटर वर्ग जो आज डिमोरलाइज है, उन्हें उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए ईवीएम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कह देते हैं। पर प्रश्न यही है कि ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और हर वोटर को वोटिंग प्रोसेस में ट्रस्ट होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट इंश्योर कर सकता है और इन्हीं कदमों से कर सकता है। हम देखते हैं कि लोग बाग जो जीत जाते हैं वो तो कभी प्रश्न नहीं उठाते हैं, और वो जीतने वाले कभी हारते भी हैं। तो उनसे ये सवाल हो कि जब पिछली दफा आप हारे थे तो आपने उठाया था, जब जीते थे तो तब नहीं क्यों नहीं उठाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, क्योंकि अब ईवीएम पर सवाल तो उठाया गया है और कहा यह जा रहा है कि अब इसको आपराधिक श्रेणी में, कि हमने सवाल उठा दिया तो आप आपराधिक श्रेणी में थोड़ी ना रख सकते हैं। हमको भी एक शक हो सकता है, अगर शक हो गया है तो अगर हमारा शक गलत है तो आप क्या हम पर जुर्माना लगाएंगे, हमको जेल में बंद कर देंगे? ये सुप्रीम कोर्ट में अब बहस चलेगी, क्या कॉन्क्लूजन निकलता है उसकी अपडेट आपको न्यूज़ 24 पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।